नमस्कार। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल उठा है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी सचिव संजय कपूर के एमपी दौरे के साथ। क्या हाईकमान ने उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस में बढ़ रहे असंतोष को नापने के लिए भेजा है? क्या वजह है कि इस दौरे में संजय कपूर ने केवल 2 नेताओं से मुलाकात की? ये नेता हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव। यही वो 2 नेता हैं जो कमलनाथ के फैसले और उनके बयानों के खिलाफ अब तक खुलकर ऐतराज जताते रहे हैं। तो सवाल दोपहर की बड़ी बहस का यही कि कांग्रेस की कमरा बंद बैठकें क्या किसी नए तूफान का अंदेशा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा खास पैनल के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की कमराबंद बैठकों के बाद अब कांग्रेस में दौर शुरू हुआ। हालांकि कांग्रेस की इन गोपनीय बैठकों का मजमून अलग है। ये बैठकें असल में प्रदेश कांग्रेस में पिछले दिनों हुई बयानबाजी और प्रदेश कांग्रेस संगठन में विंध्य में किए गए बदलाव के असर के तौर पर देखी जा रही है। संजय कपूर ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर कांग्रेस में मची खींचतान की पूरी जानकारी लेने भोपाल आए थे। यह भी बताया जा रहा है कि संजय कपूर पूरे प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे शीघ्र ही प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को सौंपी जा सकती है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन को लेकर भी चर्चा हुई है। मुलाकात का यहाँ तक सवाल है, मैं समझता ये अच्छी कपूर साहब ने एक अच्छी पहल की है, क्योंकि सामने चुनाव आ रहे हैं, एक संसद का और 3 विधानसभा के, तो उसकी तैयारी के लिए ये बैठक थी, क्योंकि उसका समय पास आता जा रहा है। और दूसरा, जब इस तरह से नेता मिलते हैं तो जो बहुत सी चीज़ें नई निकल के आती हैं, उसके सॉल्यूशन निकलते हैं, सॉल्यूशन निकल के कांग्रेस उससे मजबूत होगी। उधर बीजेपी ने इन मुलाकातों पर चुटकी लेते हुए पूछा कि बातचीत तो खुले में भी की जा सकती है। अजय सिंह यादव, अरुण यादव, संजय कपूर ने एक साथ मुलाकात की। खुले में भी करें, उन्हें क्या दिक्कत है? कहीं भी कर सकते हैं वो, पता नहीं क्यों बंद कमरे में करते हैं। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर का दौर अजय सिंह और अरुण यादव इन 2 नेताओं की मुलाकात पर क्यों खत्म हुआ? क्योंकि इन दोनों नेताओं की गिनती तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के फैसले पर और बयान पर मुखर होकर जवाब देने वालों में की जाती है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी, और साथ में जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग, जो लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले अनुराग का ही रुख करूंगी। अनुराग, जिस तरह से चौधरी राकेश सिंह को विंध्य में जिम्मेदारी दी गई, रीवा की जिम्मेदारी दी गई, तभी से लग रहा था कि ये सब आसानी से शांत होने वाला नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि क्या ये विवाद, क्या ये जो शीत युद्ध है अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया? तो पहले तो मेरे साथ खुद कांग्रेस के नेता अरुण यादव जी मौजूद हैं, उन्हीं से हम चर्चा कर लेते हैं। सर, एक तो संजय कपूर जी आते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे और अजय सिंह से। आप दोनों ने ही कमलनाथ के फैसले पर सवाल खड़े किए थे, चाहे वो चौरसिया, बाबूलाल चौरसिया का मामला हो। अजय सिंह जी ने भी विंध्य को लेकर, जो कमलनाथ जी ने कहा, उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। तो क्या माने कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ये सब मीडिया हाइप जो अखबारों में छपता रहता है, आता रहता है, अदरवाइज हमारी पार्टी में सब कुछ स्मूथ है, अच्छा है। कमलनाथ जी का नेतृत्व है, आप सब उनके नेतृत्व में काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। अब मीटिंग, चाहे वो अजय सिंह जी के साथ मुलाकात हो, चाहे हमारे प्रभारी संजय कपूर के साथ में, इट वाज अ जनरल मीटिंग। लेकिन सामान्य आप ही 2 लोगों से, क्योंकि आप ही 2 लोगों का मुद्दा। नहीं, कोई मुद्दा नहीं। चूंकि मैं भोपाल में था और काफ़ी दिनों बाद राहुल भैया से मुलाकात हुई। संजय कपूर जी इत्तेफाक से भोपाल आए हुए थे। हाँ, लेकिन
संगठन को लेकर, बाई इलेक्शंस को लेकर, खंडवा का भी बाई इलेक्शन है, वहाँ पर कैसे संगठन को और हम लोग स्मूथ करें, मजबूत करें, उन सब विषयों में बात हुई है। सर, आपके साथ मानक अग्रवाल जी ने भी सवाल खड़े किए थे, उनको तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन आपके और अजय सिंह जी के मामले को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने रिपोर्ट मांगी है। देखिए, मैं फिर वही दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल मीटिंग थी, जनरल जैसी होती है हमेशा, वैसी मीटिंग थी। पॉलिटिकल चर्चा तो जब दो नेता मिलेंगे तो होती है ऑब्वियसली, तो हमने चर्चा की, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, संगठन को लेकर, उपचुनाव को लेकर। अब मिशन 2023 है, लेकिन बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अभी भी आपकी कोई आपत्ति? देखिए, बहुत पुरानी स्टेल न्यूज़ है ये, और उसके बाद चर्चा भी नहीं हमें करना चाहिए। उसके बाद तो बहुत सारा पानी बह चुका है। अब 1-2 एजेंडे देखिए बहुत स्पष्ट है। पहला एजेंडा 5 उपचुनाव हैं, 3 विधानसभाएं हैं, हमारा लोकसभा है, और उसके बाद फिर हमें 2023 की तैयारी करना है। नेतृत्व कमलनाथ जी का है, सबको पता है, हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने पूरे जिलों में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। अभी बूथ लेवल और मंडलम और सेक्टर पे कैसे काम करना, उस पर बात हो रही है। खंडवा में आपकी दावेदारी को लेकर क्या माने कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार हो? मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो निर्देश पार्टी को होगा मैं वो करूँगा। मुझे अगर कहा जाएगा लड़ना तो मैं जरूर लड़ूंगा। तो शेफाली जी, कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल बता रहे हैं जो अरुण यादव, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से नेताओं की तरफ से बयानबाजी हुई थी और ये पूरा मामला दिल्ली हाईकमान तक पहुंचा था, और उसी के बाद प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने भी पार्टी नेताओं से चर्चा की थी, और उसी के बाद संजय कपूर भोपाल आते हैं और 2 नेताओं के साथ उनकी बंद कमरा मुलाकात होती है, जो साफ तौर पर संकेत देती है कि पार्टी के अंदर सिर्फ पीसीसी चीफ कमलनाथ का डंडा चल रहा है, क्योंकि बाबूलाल चौरसिया को लेकर जो सवाल खड़े किए थे उस पर पार्टी ने अपना जो फैसला नहीं बदला। उसके अलावा अजय सिंह और विंध्य को लेकर जो कमलनाथ ने बयान दिया था उससे भी वो नहीं पलटे। मतलब साफ है कि कांग्रेस के अंदर फिलहाल जो है कमलनाथ का ही डंडा चल रहा है, और यही कारण है कि यदि कोई पार्टी लाइन के बाहर जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। स्वदेश शर्मा जी, हालांकि जिस तरह से अरुण यादव जी बता रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो घटनाक्रम है, जिस तरह से संजय कपूर आए और केवल 2 नेताओं से मुलाकात की, उनकी पृष्ठभूमि भी ऐसी कि एक जो हिंदू महासभा के नेता पर अपना खुलकर विरोध जता चुके थे जब उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई थी, और दूसरे नेता अजय सिंह, जिनका बयान अभी विंध्य को लेकर सामने आया था, और उन्होंने कहा था कि इस तरह से विंध्य पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। तो सवाल ये है कि आखिर हाईकमान से जो नेता भेजे जाते हैं उनकी मुलाकात केवल इन 2 नेताओं से ही क्यों, जो कि असंतोष जता चुके हैं पार्टी में? स्वदेश शर्मा जी। शेफाली जी, कांग्रेस एक विचारधारा है और कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसमें जो प्रभारी नियुक्त होते हैं, प्रभारी पूरे संगठन की गतिविधियों की जानकारी लेते हैं और फिर हाईकमान को बताते हैं। और ये संजय कपूर साहब सह प्रभारी हैं और ये आए हैं, और ये निरंतर प्रक्रिया है, आते ही रहते हैं। अभी कोरोना के दौरान नहीं आ सके थे, कोरोना जैसे ही खत्म हुआ तो वो आए हैं। माननीय कमलनाथ जी अभी उपचार के लिए मेदांता में एडमिट हैं और मेरे ख्याल से कल तक उनकी छुट्टी हो जाएगी, वो यहाँ आ जाते। अगर वो कमलनाथ जी यहाँ होते तो उनसे भी मुलाकात करते, और मेरी भी उनसे मुलाकात हुई है संजय कपूर साहब से। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो नेता होते हैं निश्चित मुलाकात होती है। अब आगे आने वाले जो 5 उपचुनाव हैं, जिसमें एक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव शामिल है, उन सब पर रणनीति बनाया जाना और 2023 की तैयारी किए जाना, इस पर ये बैठकें, इस तरह की मंत्रणाएं निरंतर चलती रहेंगी। इसमें कांग्रेस में किसी तरह की कोई अटकलबाजी लगाया जाना, मैं समझता हूँ इस तरह से खारिज करता हूँ। कांग्रेस में ऑल इज वेल है। हाँ, परेशानी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में जरूर दिखती है। आज हमने देखा है टीवी में, कल भी देखा था, परसों भी देखा था। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बंद कमरों में मीटिंग करते हैं, और ये मीटिंग क्यों करते हैं कि कोरोना के दौरान जो 1,70,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आंकड़ों को छुपाते हैं, और ये बाई इलेक्शन दमोह का सरकार हार जाती है। और ये हारना मतलब आपने भी देखा होगा कि बहुत कम होता है कि सरकार के खिलाफ बाई इलेक्शन हो और विपक्ष जीत जाए, और जब विपक्ष जीत जाए तो समझ लीजिए कि उस मुख्यमंत्री का चेहरा जनता देखना नहीं चाहती है। तो अटकल है उनके यहाँ
जरूर थी, उन अटकलों से इनको जोड़ा जाना मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कायम है, लोगों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वो अपनी बात करते भी हैं, कहते भी हैं, और मैं समझता हूँ कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चाहे अरुण यादव जी हों, राहुल भैया हों, सुरेश पचौरी जी हों, चाहे विवेक तनखा साहब हों, सारे नेता एकजुट हैं और हम 2023 की तैयारी में प्राणपण से जुटेंगे और हम निश्चित रूप से 2023 में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धैर्यवर्धन जी का रुख करेंगे। धैर्यवर्धन जी, जिस तरह स्वदेश शर्मा जी कह रहे हैं कि ये सामान्य मुलाकातें थी, उधर बीजेपी के खेमे में भी जो मुलाकातें हुई वो कहा गया सौजन्य मुलाकातें थी। फिलहाल ये जो कांग्रेस में अब बंद कमरा बैठकों का दौर शुरू हुआ है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपका नजरिया जानना चाहती हूँ। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले न मिले पर हाथ मिलाते रहिए। और इतना ही कांग्रेस पर आज की बैठक पर यह बात लागू होती है और लोगों की नजर इस बात पर है कि बंद कमरे में बैठक क्यों हुई, और मध्य प्रदेश की नजर इस बात पर है कि इनके दिल के दरवाजे क्यों बंद हैं। ये दिमाग खोल करके बैठकें क्यों नहीं कर रहे, क्यों जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी को रसातल में ले जा रहे हैं। तमाम सारे लोग कमलनाथ जी के बुजुर्ग नेतृत्व पर सवालिया निशान लगा रहे हैं और दिल्ली से जो लोग आते हैं वो कह देते हैं कि यही है राइट चॉइस बेबी, अभी तो आपको कमलनाथ जी को झेलना पड़ेगा, कमलनाथ जी के हिसाब से ही कांग्रेस चलेगी। तो बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा कांग्रेस के अंदर खाने में, उसको लेकर के पशोपेश की अवस्था है जो मध्य प्रदेश के लोगों और देश के लोगों से छिपी हुई नहीं है। जिस प्रकार से अभी बेरुखी दिखा रहे दिग्विजय सिंह जी और तमाम सारे लोग कमलनाथ जी पर हमलावर हो जाते हैं, वह हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस को कैसे भी एक क्षेत्र में रखा जाए, उसको लेकर के इनका विचार मंथन चल रहा है और विचार विमर्श होना भी चाहिए राजनीतिक दलों में, विशेषकर जब इतने खतरनाक हालात बन चुके हैं। कोई किसी को फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रहा हो, क्योंकि कांग्रेस की तो परंपरा यही है, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, जागीरदारी प्रथा रहती है। एक एक इलाके के एक एक व्यक्ति को सिरमौर बना करके कांग्रेस पार्टी चलाई जाती है और यही क्यों पूरे देश भर से यही हाल है। वहां भी प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर माता जी, बहन जी और भैया जी, वही सोनिया गांधी जी की जो फैमिली है वही कांग्रेस को चलाती है। तो अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। जिस प्रकार से लोग लगातार कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, ये चिंता है मध्य प्रदेश में भी लगातार बनी हुई है। जी स्वदेश शर्मा जी, आप सुन रहे होंगे धैर्यवर्धन जी जो कह रहे हैं कि कमरे के दरवाजे बंद हैं वहां तक ठीक, लेकिन अब दिल के दरवाजे भी बंद हो रहे हैं, लगातार ये स्थिति बन रही है। सैफाली जी, एक बड़े अंदर खाने की मैं बात बताऊं, 2018 में जब माननीय कमलनाथ जी पीसीसी चीफ बनकर आए हैं तो आज उस समय की बात है, मैं किसी वरिष्ठ पत्रकार के साथ बैठा था। वहाँ एक सीनियर आईएएस जो शिवराज सिंह जी के बड़े करीबी कहे जाते थे, बहुत करीबी थे, उनका ये कहना था, उनके ये शब्द थे कि अब सीएम साहब को बड़ी घबराहट है। उनको ये लग रहा था कि पीसीसी चीफ फलां बने, ढिमका बने, ये बने, अब कमलनाथ जी आ गए तो 2018 का चुनाव हमको बड़ा मुश्किल रहेगा। तो कमलनाथ जी कितना वरिष्ठ नेतृत्व है कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के हाथ पर उसी समय फूल गए थे जब कमलनाथ जी पीसीसी चीफ बनकर आए थे। इनके नेतृत्व में, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज भी मैं कह रहा हूं कि इस कोरोना के दौर में अगर पूरी सलाह माननीय मुख्यमंत्री महोदय मान लिए गए होते तो आज कोरोना में जो 1,70,000 जो मीडिया दिखा रहा है, मैं इससे ज्यादा कहूंगा, क्योंकि अगर हम सर्वे कराएंगे, अपने गांव का सर्वे करेंगे तो हमारे खुद के आसपास के गांव के तकरीबन 100 लोग मर चुके हैं जिनकी आज तक कहीं कोई दर्ज नहीं है, उनके कोई फलाने कोरोना से मौत हुई है। तो आगे मौत के आंकड़े छुपाने का काम सरकार को नहीं करना पड़ता, ऑक्सीजन के लिए लोगों को भटकना ना पड़ता, रेमडेसिविर के लिए भटकना नहीं पड़ता, ब्लैक फंगस के लिए एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन आता है, जिसका जो अभाव है, जो एक पेशेंट को 60-70 इंजेक्शन लगते हैं, वो उसके लिए भटकना नहीं पड़ता है। परसों नरसों ही एक जवान लड़के की मौत हुई है ब्लैक फंगस से, इंजेक्शन मुहैया नहीं हो सके। कि यूं होता तो क्या होता, कमलनाथ सत्ता में होते तो ये होता। अब लड़ाई ये है कि कैसे कांग्रेस एकजुट हो,
कैसे 2023 तक कांग्रेस एकजुट बनी रह सके। पिछले दिनों आपके ही बड़े नेता कपिल सिब्बल का भी ये बयान आया, उन्होंने भी ये कहा कि देश मजबूत विपक्ष चाहता है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में जिस तरह से जिलों में जब प्रभारी नियुक्त किए गए उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। जब पार्टी एकजुट नहीं होगी तो मजबूत विपक्ष कैसे दिखाई देगा? देखिए, मैं गुटबाजी से कभी मैंने इनकार नहीं किया, कांग्रेस में गुटबाजी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि जब चुनाव होते हैं तो एक झंडे के नीचे सारे नेता इकट्ठे हो जाते हैं। हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे दमोह का उपचुनाव हारे तो जयचंदों ने हरा दिया, हमारी पार्टी का नेता कोई ऐसे बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे सारे नेता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 2023 का भी चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ठीक है आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से कायम है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अब कोई गाहे बगाए अगर मीडिया में भी बात आ जाती है तो निश्चित रूप से मीडिया में आ जाए, उससे कोई गुरेज नहीं करता, लेकिन पार्टी के प्रति अपने नेता के प्रति समर्पण इसी बात से दिख जाता है कि एक बाई इलेक्शन हुआ है इनकी सरकार में, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और पहला बाई इलेक्शन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारी है, धनबल हारा है, बाहुबल हारा है और प्रशासन हारा है, और जीती है कांग्रेस, जीती है दमोह की जनता। तो रहा सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के प्रचार प्रसार करती है, जिस तरह के सगुफे ढीलती है, इन सगुफे में मध्य प्रदेश की जनता अब आने वाली नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली में जो बैठे थे, आपको भी पता होगा, आप विद्वान पत्रकार हैं, मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से देश का कोई भी मुख्यमंत्री मिलने आता है तो बाजू में पड़ी हुई कुर्सी उसी पर बैठता है। एक दिन पहले योगी जी आदित्यनाथ जी बैठे थे उसी सीट पर, और हमारे मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो वो कुर्सी इशारा कर रही है, बता रही है कि हमारे मध्य प्रदेश का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री की नजरों में कितना है। तो हमें बड़ा दुख है, आज मुख्यमंत्री माननीय हमारे मुख्यमंत्री भी हैं शिवराज सिंह जी चौहान, और उनका इस तरह से अपमान किया जाना ये पूरे मध्य प्रदेश का अपमान है, और ये अपमान भारतीय जनता पार्टी को भी महसूस करना चाहिए क्यों हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात है सरकार की विफलता, और विफल सरकार को दोबारा इस बात की भी कीजिए कि विंध्य में अजय सिंह का अपमान क्यों हो गया? बड़े नेता थे वहां पे, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई। हमारे साथ मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। अनुराग, हालांकि कांग्रेस के नेता चाहे फिर अरुण यादव हो या प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी बहुत मजबूती के साथ डिफेंड कर रहे हैं ये जो घटनाक्रम पूरा चल रहा है, लेकिन जिस तरह से इन दो नेताओं से मुलाकात हुई है, केवल इन दो नेताओं से मुलाकात, तो क्या लग रहा है कि कमलनाथ का जो वन मैन शो है उसके लिए कहीं चुनौतियां खड़ी होती दिख रही हैं? देखिए, वो चुनौतियां खड़ी होती हुई जरूर नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से दोनों नेताओं के साथ बंद कमरा मुलाकातें हुई, और अभी हमने सुना अरुण यादव को वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर अब किसी तरीके के विवाद के हालात नहीं, और साथ ही बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में एंट्री को लेकर जो अरुण यादव ने सवाल खड़े किए थे, अब उसको वो कह रहे हैं कि पुरानी बात हो गई, यानी कि अरुण यादव को पूरी तरीके से मना लिया गया है। हो सकता है कि अरुण यादव की मजबूरी भी हो कि खंडवा लोकसभा सीट से उनको चुनाव लड़ना है, और टिकट जब तक पीसीसी चीफ कमलनाथ मंजूर नहीं करेंगे तब तक पार्टी हाईकमान उसको मंजूरी नहीं देगा। तो हो सकता है कि अरुण यादव के सुर तो अब पूरी तरीके से बदले हुए नजर आ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर अब सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अभी तक अजय सिंह की कोई प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आई है, क्योंकि अजय सिंह ही अब मुखर होकर विंध्य के इलाके को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को जिस तरीके से रीवा में पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उससे अजय सिंह कहीं ना कहीं खफाएं, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला दिल्ली तक पहुंचा है, पहले प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने अजय सिंह से फोन पर चर्चा की, उसके बाद राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर भोपाल आते हैं और वो उनके साथ चर्चा करते हैं। मतलब साफ है कि पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि दमोह उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, उसके बाद कांग्रेस को लग रहा है कि 2023 में वो बीजेपी के मुकाबले कहीं बड़े टक्कर में आकर खड़ी हो जाएगी, और शायद नेताओं ने भी अब इसको भांप लिया है, और यही कारण है कि अब सुर बदलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन 2023 तक ये एकजुटता कितनी रह पाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। शिफाली, सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस में यही है कि 2023 तक ये एकजुटता बनी रहती है या नहीं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, बीजेपी की अगर बात करें, पिछले दिनों आपके इलाके ग्वालियर चंबल में एक मुलाकात होती है, सिंधिया और पवैया की मुलाकात। क्या ये मुलाकात जो है ये आने वाले दिनों में ग्वालियर चंबल की राजनीति को बदलने वाली है?
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी काम करते हैं ये सब भाजपा के मिजाज के हिसाब से काम करते हैं। सबको मालूम होता है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है। सामूहिक निर्णय होते हैं, वे निर्णय आपको कसैले लगे, कड़वे लगे या भले ना पसंद हो, पर यदि सामूहिक निर्णय है तो उसको खुले मन से, खुले दिल से स्वीकारना पड़ता है और उस निर्णय को सफल बनाने के लिए भी पूरे मनोयोग से सभी को जुटना पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति बिल्कुल भिन्न है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनमें अनबोला होता है, बोलचाल नहीं होता है, वे परस्पर चर्चा करेंगे। जो लोग दूसरी पार्टी में होने के कारण से कभी एक दूसरे से वास्ता नहीं रखते थे, अब सब एक परिवार का, एक कुटुंब का हिस्सा है। उन सब में लगातार निकटता बढ़ती हुई आपको निचले स्तर तक क्रमशः दिखाई पड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के कयास लगा रही थी पिछले जो 28 सीटों के चुनाव हुए हरिवर्धन जी, क्या ये सिंधिया जी की कोशिश है कि उनकी स्वीकार्यता बढ़े पार्टी में, उसी कोशिश का हिस्सा है ये मुलाकात भी? नहीं, ये उभय पक्षीय होता है। देखिए, चूंकि पवैया जी की घटना ऐसी हुई, किसी के घर में माता पिता का या किसी का बुजुर्ग का देहावसान हो जाता है तो स्वाभाविक तौर पर शोक संवेदना के लिए लोग जाते हैं। अब इसी संभाग के इसी अंचल से ताल्लुकात रखते हैं सिंधिया जी, और सिंधिया जी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, पवैया जी भी पूर्व सांसद हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनका वो शोक व्यक्त करने के लिए गए थे। और यह इसके पहले दोनों विपरीत ध्रुव में थे, विपरीत पार्टियों में थे, कोई मेलजोल नहीं था, वह भी स्वाभाविक था, और अब जो हुआ वह भी स्वाभाविक है। जी नहीं, उन्होंने इस मुलाकात के बाद ये बयान भी दिया था कि जो बीत गया वो अलग था, लेकिन अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो क्या माने कि ग्वालियर चंबल की राजनीति, जहां आपके कई बड़े दिग्गज नेता आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, वहां पर अब नई करवट लेगी सियासत सिंधिया और पवैया की जुगलबंदी के साथ? नहीं, मुझे ये नहीं मालूम। मैंने तो इसका आंसर केवल इतना सा लगाया है कि जो बीत गया सो बीत गया। वो पिछला उनका कालखंड था, कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर वो नेता थे, बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ वो आमने सामने रहते थे, सेनापति के तौर पर एक दूसरे को युद्ध में धराशायी करने के लिए सारे पैंतरे आजमाया करते थे। पर अब वो उसको अलविदा कर चुके हैं, टाटा बाय बाय हो चुका है कांग्रेस को। आज वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी से सांसद हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो रात गई बात गई, जो बीत गया सो बीत गया, अब नई इबारत लिखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी में हम सब मिलकर के कार्यकर्ताओं तक अगली पीढ़ी के लिए भाजपा को एक स्वस्थ धरोहर कैसे सौंपे, उसके लिए सब मिलकर के जतन कर रहे हैं। और वैसा ही व्यवहार, वैसे ही बोली, वैसी हरिवर्धन जी आपके पास स्वदेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। स्वदेश शर्मा जी, सिंधिया जी अपनी स्वीकार्यता पार्टी में बढ़ाने के लिए उन दरों पर भी दस्तक दे रहे हैं जहां लंबे समय तक दूरियां बनी रही थी। ये कोशिश अब कांग्रेस में भी जरूरी है या नहीं? दूसरी तरफ बीजेपी जो कि सत्ता में है, उसके बावजूद संगठन के स्तर पर उन्होंने कामकाज तेज कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाने कार्यकर्ता निकलने वाले हैं गांव-गांव तक। और अभी कांग्रेस की स्थिति ये कि 56 जिलों में, संगठन के लिहाज से 56 जिलों में जो आपकी नियुक्तियां हुई, उन्हीं का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। शेफाली जी, पूरी जवाबदारी के साथ मैं ये कहूँगा कि अभी बाई इलेक्शन हुए थे। सिंधिया जी ने जब चलती हुई सरकार गिरा करके बैकडोर एंट्री करा के शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद 28 बाई इलेक्शन हुए। उन 28 में हम 9 जीते और उन 9 में हमने 7 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की जीती। और उन 7 में से एक वो सीट भी जीती जिसमें श्रीमंत महाराज सिंधिया ने खुद सील लगाई थी, मोहर लगाई थी, वोट डाला था अपना, ग्वालियर पूर्व। वो सीट भी है कांग्रेस जीती थी। तो श्रीमंत महाराज के वहां जाने के बाद एक तो एक बैक बेंचर्स हो गए हैं श्रीमंत महाराज, दूसरा ये कहें कि यहाँ से जाने के बाद कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस ने 7 सीटें उस अंचल में भी जीती। तो कुल मिलाकर के ये कि महाराज कितने भी जतन कर लें, अब ग्वालियर पर महल नहीं, ग्वालियर की जनता राज करने वाली है और कार्यकर्ता घर से बाहर निकल पड़ा है। और श्रीमंत महाराज को ये इस चीज़ का एहसास है, इसीलिए श्रीमंत महाराज अब घर घर दस्तक देने की जो कवायद कर रहे हैं वे उसी का एक परिणाम है। ताकि कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग इकट्ठे हो जाएं, लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, मेरा जो वजूद खत्म हुआ है ये दोबारा लौट के आ जाए। लेकिन ये नामुमकिन है। मैं समझता हूं महल से निकल कर के राजनीति अब सड़क पर आ चुकी है। स्वदेश शर्मा जी, क्या ये कोशिश
कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी नहीं करनी चाहिए कि जो इलाकाई नेता हैं उनको भी साधा जाए और एकजुट होकर कांग्रेस बढ़े। संगठन के स्तर पर चुनाव को लेकर, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद तैयारियों में जुट गई है, जो डैमेज हुआ उसको भी संभाल रही है। कांग्रेस की तैयारी कितनी? देखिए शेफाली जी, निश्चित रूप से आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है और एक सवाल करना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तुलना हम अपने आप से नहीं कर सकते। वो एक मिस कॉल वाली पार्टी है। एक आदमी के नाम से 10-10, 15-15 सिमें खरीद के मिस कॉल करके और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरती है और बड़ा तगमा भी इनको मिलता है। लेकिन हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है और ये कांग्रेस की विचारधारा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी पार्टी है और ये अच्छा सुशासन देना जानते हैं। तभी तो देश की आज़ादी से लेकर अब तक हमने जो राज किया है और हमने देश को दिया है, हमने उतना दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री अभी तक 23 कंपनियां सरकारी बेच चुके हैं। हमने बनाई थी इसीलिए तो बेच रहे हैं बैठे बैठे। वो कुल मिलाकर के ये है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव के उस गली में उस साइकिल पर चलने वाला कार्यकर्ता है जो घर घर जाकर के प्रचार करता है। और हमारी वर्चुअल बैठक आजकल चल रही है कोरोना के दौर में, और कोरोना जैसे समाप्त हुआ तो हम इसको बैठक में शुरू करेंगे एक्चुअल में। और कुल मिलाकर के हमारी तैयारी है, 5 बाई इलेक्शन जीतने की पूरी तैयारी है और 2023 की तो प्रचंड तैयारी है। आप देख लीजिएगा, जो कमी पिछले बार रही थी ये कमी अब 2023 में नहीं दिखेगी आपको। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश शर्मा जी। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि इस चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव का भी बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की जो कमरा बंद बैठकें होती हैं उनके बाद कहा यही जाता है कि सब कुछ सौजन्य है, सामान्य है, लेकिन जिस तरह चीन कर मुलाकातें हुई हैं कांग्रेस में, वो कह रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।